हेलो दोस्तों, मैट्रिक वाला के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं जो गोधुली भाग 2 के नाम से है। इसी का चैप्टर नंबर 5 गुणाकर मूले नागरिक लिपि निबंध का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक के एग्जाम में हिंदी जो है पूरे 100 नंबर का प्रश्न पूछती है, जिसमें से केवल ऑब्जेक्टिव जो है 50 नंबर प्रश्न आता है। तो ऑब्जेक्टिव कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके अच्छे नंबर लाने में, पास कराने में। आपका पास मार्क भी मात्र 30 नंबर है और ऑब्जेक्टिव अगर केवल क्लियर कर लेते हैं तो आप पास कर जाइएगा। और अगर आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव अहम भूमिका निभाती है। तो बिना देर किए हुए चलिए चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है, सो देखिए। कभी हार न मानना, एक दिन की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। यानी कि अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम का 3-4 महीना जो बाकी है, इसमें अगर इसको अच्छे से अगर प्रश्न कर लेते हैं, आज हार नहीं मानते हैं, कहते हैं चलो वीडियो आ गया है, छोड़ो 1-2 क्वेश्चन देख के आप वीडियो को छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, यही घाटा होगा आपके एग्ज़ाम में और आपके नंबर कम जाएंगे। अगर आप 10 मिनट यहाँ रुक जाते हैं तो आप फिर एग्ज़ाम के बाद पास हो सकते हैं अच्छे नंबर से। इसलिए बिना वीडियो को छोड़े हुए 10 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो प्रश्न 1 की तरफ चलिए। प्रश्न 1 क्या कहता है नागरी लिपि का। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ए मराठी भाषा, बी पंजाबी भाषा, बी बांग्ला भाषा, सी अंग्रेजी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है मराठी भाषा में की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ए दिल्ली में, बी जैनपुर में, बी वर्धा में, डी इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्धा में। मूले ने मतलब गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वर्धा में की। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, क्या कहता है देखिए। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी लिपि, बी खरोष्ट लिपि, सी ब्राह्मी लिपि, डी देवनागरी लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। आपका हिंदी भी देवनागरी लिपि है, नेपाली भी देवनागरी लिपि है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं, ये अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? ए नेपाली भाषा से, बी मराठी भाषा से, सी तमिल भाषा से, डी बांग्ला भाषा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मराठी भाषा से। ये चिन्ह जो देख रहे हैं, एक साइन बनाया हुआ है अक्षर को क की तरफ, इनमें को खाली डंडा नहीं है ई वाला, तो क की तरफ है, ये मराठी भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, क्या है? ए पुत्री, बी बहन, सी भगनी, डी बहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बहन। बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। 6 केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ए नागरी लिपि में, बी ब्राह्मी लिपि में, सी नंदी नागरी लिपि में, डी गुरुमुखी लिपि में। और यह क्वेश्चन 2019 के ए में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 का? नागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पहल किन राजाओं के लेखों में लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ए देवगिरी के राजाओं का, बी विजयनगर के राजाओं का, सी चित्रकूट के राजाओं का, डी चोल राजाओं का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा क्या? बी विजयनगर के राजाओं का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है। टकसाल का संबंध है ए सिक्कों से, बी अभिलेख से, बी लिपि से, सी अनाज के ढेर से।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा टकसाल का संबंध सिक्के से है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिए शब्द अंकित करवाए थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए शेरशाह सूरी, बी हरियर, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए गुणाकर मूले, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए गुणाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलिए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए अक्षर की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि शीर्षक पाठ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मी, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी लिपि। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा देवनागरी जो है क्या है? मराठी भाषा लिपि, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है कि सिद्धम क्या है? ए मंत्र है, बी सिद्ध योगी, सी साधु, डी एक प्रकार की लिपि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार की लिपि। सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। किसे देवनागरी की संख्या दी गई है, संज्ञा दी गई है? ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी। काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा? ए अल वेरुनी, बी इब्न बतूता, सी मार्को पोलो, डी देवराय प्रथम। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा अल वेरुनी ने है जो मालवा में नगर नागरी लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अमोघ वर्ष कौन था? ए एक विद्वान, बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि, डी राजवैद। तो अमोघ वर्ष जो था क्या था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। 17 का जो है बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सी मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, डी संस्कृत, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी संस्कृत। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बेतवा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर के पास। ऑप्शन नंबर ए बेतमा जो है इंदौर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेख की लिपि को कहा है? ए नंदी नागरी, बी देवनागरी, सी गुजराती, डी ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंदी नागरी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलिए। हिंदी लिखी जाती है? ए देवनागरी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी गुजराती लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। 1 नंबर आपके खाते में जाता है। अभी रट ले या कहीं इसको लिख ले। हिंदी लिखी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ए देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर
21 हो गया। 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या कहता है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया, अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? ये 18 में, ये 22 में पूछा गया। ए ब्राह्मी लिपि, सी सिद्धम लिपि, सी नंदी नागरी लिपि, डी नागरी लिपि। मतलब विजयनगर के राजाओं के लेख जो है किस लिपि में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंदी नागरी लिपि में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। विजयनगर के राजाओं के लेख नंदी नागरी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ए 15वीं सदी, बी ईसा पूर्व काल में, सी 8 से 11वीं सदी, डी कभी नहीं। तो ये कब था? आप बता सकते हैं कि कब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का क्या? सी 8वीं से 11वीं सदी में जो था वो क्या था? नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। कौन सदी में? 8वीं से 15वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ए नंदी नागरी, बी कोंकणी, सी ब्राह्मी, डी सिद्धम। तो इसका सही हो जाएगा आंसर सिद्धम। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ए 1935 में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 25 का ए 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। अब 26 को देखिए, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। 27, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? और यह 22 में पूछा गया है। ए धारा नगरी के, बी मेवाड़ के, सी कन्नौज के, डी अजमेर के। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा धारा नगरी के। परमार शासक धारा नगरी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कहता है? देखिए, गुप्त की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। क्या कहा जाता है? तो देवनगर। गुप्त की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो देवनगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ए 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, सी 2800 से अधिक, डी 4500 से अधिक। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे। सोचिए कितना महान थे। आपको वो निबंध नहीं याद होता है आप लोगों को, ये 2500 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुणाकर मूल्य। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलिए। क्या कहता है? इस्लामी शासक का प्रारंभ काल है? ए 12वीं शताब्दी से, बी 13वीं शताब्दी से, सी 14वीं शताब्दी से, डी 15वीं शताब्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इस्लामिक शासक कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं सदी से हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ए 1995, बी 1999, सी 2005, डी 1909। तो 32 का सही आंसर क्या होगा? 2009 में गुणाकर मूल्य की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत।
तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हमें मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत से मिलते हैं। और यह 2018 का प्रश्न पूछा गया है। 34, बेतमा दानपत्र किस समय का है? ए 1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, सी 1022 ईस्वी, डी 1023 ईस्वी। ये भी 18 में पूछा गया है। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ए 1020 ईस्वी में बेतमा दानपत्र उसी समय का है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 10वीं सदी। तो कब से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलिए। 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निबंध के लेखक हैं ए गुणाकर मूले, बी अज्ञेय, सी पंत, डी प्रसाद। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ए गुणाकर मूले। निबंध के लेखक गुणाकर मूले हैं। 37, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं ए उत्तरी भारत की, बी पश्चिमी भारत की, सी पूर्वी भारत की, डी दक्षिणी भारत की। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत की। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ दक्षिण भारत की है। क्वेश्चन नंबर 38, रामायण की रचना किस भाषा में है? 38 के संस्कृत भाषा, बी उर्दू भाषा, सी बी हिंदी, सी उर्दू, डी इंग्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामायण किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। इसका सही आंसर 38 का ए नंबर हो जाएगा, रामायण संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या कहता है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है? ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी भाषण, डी कहानी। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा निबंध। ये 2022 में पूछा गया है। नागरी लिपि जो है कौन सी विधा है? तो निबंध है। 40, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ए देवनागरी, बी ब्रह्मनागरी, सी नंदी नागरी, डी विजय नागरी। तो दक्षिण भारत की क्या कहलाती है लिपि? ब्रह्मनागरी कहलाती है। 41, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? ए अकबरनामा, बी शाहनामा, सी पद्मावत, डी रामचरित्र मानस। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए अकबरनामा। 41 का सही आंसर हो जाएगा क्या? 41 का सही आंसर हो जाएगा सी पद्मावत। 41 का सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध को बढ़ाया? तो पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, डी कन्नड़। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ए तमिल भाषा जो है, एक मिनट, तमिल भाषा जो है वो क्या है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। तमिल दक्षिण साइड में तमिलनाडु केरल ऐसा है, वहाँ पर तमिल भाषा सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 43, सरहपाद की कृति है? ए दोहा कोश, बी पृथ्वी राज रासो, सी मृच्छकटिकम, डी मेघदूतम। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सही आंसर हो जाएगा ए दोहा कोश जो है सरहपाद की कृति है। 19 में पूछा गया है, 2019 में। 44 देखिए, दोहा कोश किसकी रचना है? ए सरहपाद, बी रसखान, सी जिम्नानंद दास, डी गुरु नानक की। तो 44 का सही आंसर है सरहपाद जो है दोहा कोश रचना है। देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के 19 और 20 में पूछा गया है। एक बार पूछा गया है सरहपाद व्यक्ति का नाम है, सरहपाद की कृति है। सरहपाद मतलब कौन सा बुक लिखे हैं? तो दोहा कोश 2020 में पूछा है। दोहा कोश जो है किस व्यक्ति की रचना है? तो सरहपाद की है। अब 45 की तरफ चलिए बिना देर किए हुए। हिंदी के आदि कवि है कौन है? ए चंदवरदाई, बी अमीर खुसरो, सी बिहारी लाल, डी सरहपाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहपाद जो है हिंदी के
आदि कवि है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक किसकी पुस्तक रचना? तो 46 क्या कह रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? ए मैक्स मुलर, बी बिरजू महाराज, सी गुनाकर मिले, डी महात्मा गांधी। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा गुनाकर मुले। सूर्य नामक पुस्तक गुनाकर मुले लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी सौरसेनी, डी ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर होगा ए देवनागरिक। नेवारी भाषा जो है देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आपका ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी में से है, वीडियो छोड़कर जाने वाले में से नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हुए, आपने वीडियो को देखा इसके लिए थैंक यू। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।